हेलो एवरीवन, ये मेरी रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन की क्लास है। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम पाइथन के बेसिक्स की कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। पाइथन में ऑब्जेक्ट क्या होता है। पाइथन में जितने भी डेटा आइटम्स होते हैं, चाहे न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो या अदर टाइप्स के हों, वो सभी ऑब्जेक्ट होते हैं और उनको हम किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं या उनको किसी फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के क्या क्या चीजें ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं। ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी होती है, एक टाइप होता है और एक वैल्यू होती है। आइडेंटिटी क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट जब मेमोरी में सेव होता है तो वो मेमोरी में एक एड्रेस ऑक्यूपाई करता है। उस एड्रेस को ही उस ऑब्जेक्ट की हम आइडेंटिटी बोलते हैं। जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी या उसका एड्रेस पता करना होता है तो हम आईडी फंक्शन का यूज कर सकते हैं और उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। दूसरा होता है टाइप। हर ऑब्जेक्ट का एक टाइप होता है जो कि उसका डेटा टाइप डिफाइन करता है कि मीन्स वो ऑब्जेक्ट न्यूमेरिक है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है या टपल है। इस टाइप के टाइप्स हमें टाइप बताता है। और हर ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू होती है। वैल्यू जैसे न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग हो गई, वो जो वैल्यू हुई स्ट्रिंग वैल्यू, वो सभी उसकी हर ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू होती है। तो ऑब्जेक्ट की ये तीन चीजें ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं, आइडेंटिटी, टाइप और वैल्यू। अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का हमें हेल्प, जो आगे हम म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पाइथन में, उसमें हमें ऑब्जेक्ट ये तीन पैरामीटर्स हेल्प करेंगे। अब देखते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि ऑब्जेक्ट्स के हर ऑब्जेक्ट की एक आईडी होती है, एक टाइप होता है और एक वैल्यू होती है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट्स चेंज करना अलाउ करते हैं उन्हें हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं और जो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकते उन्हें हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि म्यूटेबल का मतलब हुआ मॉडिफाइबल या इम्यूटेबल का मतलब हुआ अनमॉडिफाइबल। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम चेंज कर सकते हैं वो म्यूटेबल हुए और जो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकते वो इम्यूटेबल हुए। एक एग्जांपल मान लीजिए हम देखते हैं अभी कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं, हम पाइथन इंटरप्रेटर ऑन करते हैं और इसमें अभी हमने num1 नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 20 असाइन किया। फिर हम देखते हैं कि इसकी आईडी क्या है। आईडी ऑफ num1 हम टाइप करेंगे तो इसकी ये आईडी आ गई। फिर अगर हम देखना चाहते हैं टाइप क्या है तो टाइप ऑफ num1, तो जो ये है इसका इंटीजर टाइप का है और इसकी वैल्यू क्या है 20। तो ऑब्जेक्ट की num1 एक ऑब्जेक्ट है तो इंटीजर टाइप का, जो कि जिसकी आईडी क्या है ये प्रिंट है, जिसकी टाइप क्या है इंटीजर है और जिसकी वैल्यू क्या है 20 है। तो अभी हम वापस देखते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटेबल और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उनको बोलते हैं इम्यूटेबल। डेटा ऑब्जेक्ट्स हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइन्ड आर कॉल्ड म्यूटेबल। तो ऐसे डेटा ऑब्जेक्ट्स जो कि चेंज किए जा सकते हैं क्रिएट करने के बाद और असाइन करने के बाद, असाइन मतलब किसी वेरिएबल में असाइन करने के बाद, उनको हम म्यूटेबल बोलते हैं। डेटा ऑब्जेक्ट्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइन्ड आर कॉल्ड इम्यूटेबल। तो ऐसे डाटा ऑब्जेक्ट्स जो कि क्रिएट करने के बाद और किसी वेरिएबल में असाइन करने के बाद चेंज नहीं किए जा सकते उनको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। तो जैसे हम देखें इम्यूटेबल टाइप के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, सेट्स। तो ये सारे इम्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से हो गए, लिस्ट और डिक्शनरी। ये जो एग्जांपल है ये मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से लिया है। तो म्यूटेबल डेटा, इम्यूटेबल डेटा टाइप के ये सारे एग्जांपल्स हो गए और म्यूटेबल डेटा टाइप्स के लिस्ट और टपल एग्जांपल हो गया। हम देखते हैं कि किस तरीके से म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट काम करते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक num1
नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 300 असाइन किया, और num2 नाम का वेरिएबल लिया जिसको हमने num1 के इक्वल कर दिया। तो जैसे ही हमने num1 इज इक्वल टू 300 लिखा, तो 300 मेमोरी में एक स्पेस लेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू होगी 300। तो मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू क्या है 300, और num1 ये उसे पॉइंट करने लगेगा। तो num1 पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट की उस मेमोरी के पार्ट को जिसमें 300 स्टोर है। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि एक ऑब्जेक्ट उसकी आईडी हमेशा सेम रहती है। अगर ऑब्जेक्ट की आईडी चेंज हो रही है मतलब वो दूसरा ऑब्जेक्ट है, सेम पहले वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट की आईडी चेंज होती है मतलब वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की आईडी सेम रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं num1 ये 300 है, 300 एक ऑब्जेक्ट है, मेमोरी में स्टोर है और उसको num1 पॉइंट कर रहा है। फिर हमने किया num2 इज इक्वल टू num1, तो num2 भी उसे पॉइंट करने लगेगा। तो अभी num1 भी 300 को पॉइंट कर रहा है और num2 भी 300 को पॉइंट कर रहा है, और इसकी आईडी है जैसे 1000। ये कुछ भी हो सकती है, मेमोरी में कुछ भी एड्रेस हो सकता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में है, मान लीजिए 1000, तो 1000 यहाँ पे एड्रेस है, और यहाँ पे भी num2 भी जब पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है 3000। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू 300 है उसका एड्रेस क्या है 1000। फिर हमने किया num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 100। तो num1 अभी तक किसे पॉइंट कर रहा था 300 को, अभी num1 की वैल्यू क्या हो गई num2 प्लस 100। num2 भी 300 को पॉइंट कर रहा था, तो num1 इज इक्वल टू 300 प्लस 100 मीन्स 400। तो अब num1 किसे पॉइंट करेगा 400 को। पहले num1 किसे पॉइंट कर रहा था 300 को, अब num1 किसे पॉइंट करेगा 400 को। लेकिन num2 पहले भी 300 को पॉइंट कर रहा था, हमने num2 में कोई चेंज नहीं किया, तो num2 अभी भी 300 को पॉइंट कर रहा है। लेकिन num1 किसे पॉइंट करने लगा 400 को, और 400 जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू 400 है उसका एड्रेस मेमोरी में क्या है 2200। तो एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट था और जो दूसरा ऑब्जेक्ट था, दोनों डिफरेंट है। पहला ऑब्जेक्ट उसका एड्रेस क्या था 1000, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस क्या है 2200। तो ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने क्या किया, num1 को हमने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन num1 में पहले वैल्यू 300 थी, पहले वो 300 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन फिर हमने उसे चेंज करने की कोशिश की। तो चेंज करने में क्या हुआ, वो 400 को पॉइंट तो कर रहा है, लेकिन अब वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, पहले वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका एड्रेस क्या है 2200। तो इस वजह से जो हमारा जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल में, इंटीजर जो है वो क्या है इम्यूटेबल डेटा टाइप। जब भी हम उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। इसीलिए हमारा इंटीजर क्या है इम्यूटेबल डेटा टाइप। यहाँ जब भी num1 को चेंज करने की कोशिश की तो पुराना ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट बना और उसको num1 पॉइंट करने लगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए हमने num1 वेरिएबल लिया, उसमें हमने 10 असाइन किया। तो आईडी ऑफ num1 हम देखते हैं, ये है हमारे ये num1 को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 10। हम देखते हैं आईडी ऑफ num1 क्या है। तो अभी हमने पहली वाली जो आईडी देखी वो लास्ट में 208 थी, अभी क्या है 368। तो दोनों डिफरेंट आईडी हैं, इसका मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। तो इसीलिए जो हमारा इंटीजर है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब हम एग्जांपल देखते हैं लिस्ट डेटा टाइप का। तो लिस्ट हमारा क्या है म्यूटेबल डेटा टाइप, मतलब हम उसे चेंज कर सकते हैं लेकिन उसकी आईडी सेम रहेगी, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने एक लिस्ट ली, उसमें क्या है 1 2 3 4 लिस्ट में है। आईडी ऑफ लिस्ट 1 हमने प्रिंट कराया तो हमारा ये आईडी आया। फिर हमने लिस्ट 1 का जो सेकेंड एलिमेंट था उसको हमने 500 उसमें वैल्यू इनपुट की। फिर हमने लिस्ट को प्रिंट कराया और फिर हमने लिस्ट की आईडी को प्रिंट कराया, तो दोनों आईडी सेम आई। इसका मतलब जो लिस्ट है हमारा वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। हम इसको करके देखते हैं। मान लीजिए हमने लिस्ट 1 एक लिस्ट ली
हमने उस पर 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने एक लिस्ट ली। हम आईडी ऑफ लिस्ट 1 प्रिंट कराते हैं। ये आईडी थी लिस्ट की। अब हम लिस्ट 1 में कुछ चेंज करते हैं। लिस्ट 1 हम इसके थर्ड एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हमने 100 कर दिया। अभी हम लिस्ट 1 देखते हैं कि चेंज हो गई है कि नहीं। तो हमारी लिस्ट 1 चेंज हो गई है। अब हम आईडी ऑफ लिस्ट 1 प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमारी आईडी जो पहले थी 11163048 11163048। तो आईडी हमारी चेंज नहीं हुई, लेकिन लिस्ट चेंज हो गई है। तो इसीलिए लिस्ट क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप। तो म्यूटेबल डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इम्यूटेबल डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी एक वैलिड कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का, वेरिएबल्स का और ऑपरेटर्स का, और जिसका रिजल्ट हमेशा कोई वैल्यू आए। जैसे हम कहें 100, तो ये एक एक्सप्रेशन है। 3.0 प्लस 3.14 प्लस x, यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी और जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो वैल्यू आएगा। ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन जब भी हम उसको इवेल्युएट करते हैं तो कोई वैल्यू उसका आंसर आता है। एक्सप्रेशन क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। फिर हम देखते हैं जब हम एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो कुछ टाइप कन्वर्जेंस होते हैं। टाइप कन्वर्जेंस मींस डेटा टाइप चेंज होते हैं। तो टाइप मतलब डेटा टाइप, डेटा टाइप में कन्वर्जन होता है, हम उसको टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो दो टाइप के टाइप कन्वर्जेंस हो सकते हैं। पहला इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऐसा कन्वर्जन होता है जो पाइथन का इंटरप्रेटर अपने आप करता है और इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऐसा कन्वर्जन होता है जिसे हम खुद करते हैं। इसको हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऐसा कन्वर्जन जिसको पाइथन का इंटरप्रेटर खुद कर रहा है, और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऐसा टाइप कन्वर्जन जिसको हम कर रहे हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे अभी। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को प्रोग्रामर करता है। और explicit type conversion is also called typecasting, happens when data type conversion takes place because the programmer forced it in the program. The general form of the explicit data type conversion is new data type or expression. तो हम जैसे मान लीजिए हमें फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। हमने x में एक वैल्यू ली 3.14, फिर हमने y इक्वल टू इंट x, हमने न्यू डेटा टाइप में इंट डिफाइन किया और एक्सप्रेशन क्या है हमारी x। तो 3.14 को जब हमने इंट में कन्वर्ट किया तो हमने y को प्रिंट किया तो क्या आया 3। तो 3.14 क्या थी, फ्लोट वैल्यू थी, उसको जब हमने इंट में कन्वर्ट किया तो वो 3 आ गई। ऐसे ही जब भी हम पाइथन के प्रोग्राम में कुछ इनपुट कराते हैं तो इनपुट का हमेशा जो आउटपुट होता है, जो हमें वो रिटर्न करता है, वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो इसीलिए जब भी हमें वहां पे हमें कुछ रिटर्न करना होता है जो हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग की जगह हमें नंबर फॉर्म में आए, तो हम उसको इंटीजर लिख के, उसको INT लिख के उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पाइथन का इंटरप्रेटर अपने आप करता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन टेक्स प्लेस when data type conversion is done automatically by the Python and it is not instructed by the programmer. तो प्रोग्रामर नहीं कहता, लेकिन पाइथन का इंटरप्रेटर अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करता है टाइप को। हम देखते हैं जैसे num1 में हमने 10 लिया, num2 में हमने 25.54 दिया। तो ये एक फ्लोट वैल्यू है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। हमने सम किया num1 प्लस num2। तो num2 क्या था, एक फ्लोट वैल्यू थी, num1 क्या था, एक इंटीजर था। तो जब पाइथन इंटरप्रेटर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा तो num2 चूंकि फ्लोट था, फ्लोट ज्यादा डेसिमल पॉइंट भी कंटेन करता है, तो वो ज्यादा एक्यूरेसी से दिखाता है डेटा। तो num1 को भी वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो num1 को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और फिर num1 फ्लोट हो गया, num2 फ्लोट हो गया, फ्लोट प्लस फ्लोट फ्लोट। तो सम क्या हो गया, सम में क्या स्टोर हो जाएगा, फ्लोट। तो प्रिंट सम 35.54। तो यहाँ पे num1 क्या था, इंट था, num2 क्या था, फ्लोट था, और जो हमारा सम आया वो भी क्या आया, फ्लोट।
इसमें जैसे उसने num1 को उसमें उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया, तो ऐसा भी कर सकता था वो num1 को वो num1 को चेंज करने की जगह num2 को ही इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। तो अगर वो num2 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो num2 अगर इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो 25.54 की जगह क्या बचेगा 25, और 25 प्लस 10 35। तो ये हमारा आउटपुट आएगा वो सही नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आना चाहिए 35.54। तो इसी वजह से पाइथन हमेशा जो ज्यादा एक्यूरेसी से जो पार्ट डेटा दिखाता है उसमें कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए ये इंटीजर में कन्वर्ट ना होके num1 को वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि जब हम एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर रहे होते हैं तो उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में परफॉर्म करेगा। तो इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। प्रीसिडेंस मींस प्रायोरिटी, कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, जब डिफरेंट काइंड के ऑपरेटर्स होते हैं किसी एक्सप्रेशन में, प्रीसिडेंस डिटरमाइंस व्हिच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट। तो प्रीसिडेंस या उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करती है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले परफॉर्म करेगा। तो अगर हम प्रीसिडेंस देखें तो सबसे पहले पैरेंथेसिस परफॉर्म होता है, एक्सपोनेंशिएशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सभी सेम लेवल पे हैं, मतलब इनकी प्रायोरिटी सेम है। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, फिर बूलियन नॉट, बूलियन एंड, बूलियन और, ये सारे परफॉर्म करते हैं। तो ये पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे हाई है और इसकी प्रायोरिटी लो है। तो हम जब किसी एक्सप्रेशन में दो या दो से अधिक ऑपरेटर ऐसे आ जाते हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम हो, तो उस केस में कैसे परफॉर्म कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, ये डिसाइड होता है एसोसिएटिविटी से। तो लगभग सारे ऑपरेटर्स एक्सेप्ट एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो अभी हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हमने ये एग्जाम्पल 1 देखते हैं, 20 + 30 × 40। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी है वो ज्यादा है एडिशन से। मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी ज्यादा है एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन ऊपर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा, तो 30 × 40, तो 30 × 40 ये क्या आएगा 1200, 1200 + 20 मीन्स 1220, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ केसेस देखते हैं जिसमें सेम उनकी प्रायोरिटी सेम है। तो 15 × 9 और डिवीजन मॉडुलो 4, यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 × 9 मल्टीप्लिकेशन की और मॉडुलो की, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलो मीन्स रिमाइंडर ऑपरेटर, इन दोनों की प्रायोरिटी क्या सेम है। तो यहाँ पे कौन सा पहले परफॉर्म होगा, तो हम करके देखते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा। जैसे हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 15 × 9 % 4। तो इसमें केस 1 एक तो ये हो सकता है कि हमारा लेफ्ट वाला जो पार्ट है, हमारे लेफ्ट में क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, वो पहले परफॉर्म हो, मीन्स 15 × 9 मॉडुलो 4। तो 15 × 9 ये क्या होगा, 15 × 9 ये होगा 135, 135 मॉडुलो 4। 135 मॉडुलो 4 मीन्स 135 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में राइट वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 15 × 9 % 4। तो 15 × 9 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो 15 × 1 15,
तो इस तरीके से दो सिनारियो बने, पहले सिनारियो में आंसर आ रहा है 3, दूसरे सिनारियो में आंसर आ रहा है 15। तो हमने देखा था कि ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट द एक्सपोनेंट सपोर्ट द लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे जो एसोसिएटिविटी होगी इन दोनों की वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगी, इसका मतलब लेफ्ट वाला जो ऑपरेटर है वो पहले परफॉर्म होगा। और हमने लेफ्ट वाला ऑपरेटर कहाँ पे पहले परफॉर्म किया है, इस केस में, केस 1 में। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3 और 15 में से 3। इसको मान लीजिए करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 15 इंटू 9 परसेंट 4 x, तो हमारा आंसर आ गया 3। इसी तरीके से जो हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर था उसकी जो प्रायोरिटी थी वो थी राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम ऑपरेटर देखें 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, इसमें भी दो केस बनेंगे। अगर लेफ्ट वाला पहले परफॉर्म होगा मीन्स ये पहले परफॉर्म होगा और उसकी पावर 2 होगी, या ये पहले परफॉर्म होगा और उसकी पावर 2 होगी। तो इसकी एसोसिएटिविटी हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है, तो राइट वाला पहले परफॉर्म होगा। तो 3 रेज टू द पावर 2 पहले परफॉर्म होगा और फिर वो सारा 3 की पावर में जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 19683 आएगा। जो लेकिन ये सिनारियो जो था ये लेफ्ट टू राइट वाला था, जो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। अब देखते हैं कि मैथ लाइब्रेरी फंक्शन। तो पाइथन में एक मैथ नाम का एक मॉड्यूल है जो कि मैथ से रिलेटेड जितने सारे काम होते हैं वो करता है। जैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, लोगारिथमिक फंक्शंस हो गए, ये सारे इस मॉड्यूल में ही डिफाइन है। और इस मॉड्यूल में दो वेरिएबल भी डिफाइन है जो कि मैथ में काफी यूज होते हैं, पहला पाई और दूसरा ई। अब हम देखेंगे कि ये फंक्शंस, इसमें से कुछ फंक्शंस हम देखेंगे। जैसे सील फंक्शन। सील फंक्शन क्या हो गया, सील फंक्शन जो हम इसमें फ्लोट वैल्यू पास करेंगे उससे नियरेस्ट बड़ी, उससे जो भी नियरेस्ट होगी इंटीजर जो उससे बड़ी होगी वो ये रिटर्न करेगा। फ्लोर वैल्यू हमें उससे लोअर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फैक्टोरियल उसकी फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न करेगा। एक्सपोनेंशिएशन जो होगा e रेज टू द पावर x रिटर्न करेगा। पावर x y हमें x रेज टू द पावर y रिटर्न करेगा। स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। साइन ऑफ x इसमें इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा साइन फंक्शन अप्लाई करने के बाद। तो जैसे हमें मान लीजिए हमें इसमें बताया हमने कि इसमें दो वेरिएबल्स भी हैं, पाई और ई। तो हमें मैथ मॉड्यूल यूज करने के लिए हमेशा इंपोर्ट मैथ लिखना पड़ेगा। फिर इसमें हम लिखते हैं मैथ डॉट पाई। हमें पाई जब भी यूज करना हो तो मैथ डॉट पाई लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू आ गई मैथ डॉट ई। उसकी वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ई की। अब हम देखते हैं इन फंक्शंस को हमने अप्लाई किया एक पाइथन प्रोग्राम में। सबसे पहले हमने मैथ को इंपोर्ट किया, फिर हमने इंट यहाँ पे टाइप कास्टिंग की हमने इनपुट, क्योंकि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है इसीलिए हमने टाइप कास्टिंग की है। हमने एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराई और एक यहाँ पे फ्लोट वैल्यू इनपुट कराई। तो हमने सील फंक्शन अप्लाई किया। सील फंक्शन में यहाँ पे हमने num2, यहाँ पे हमने मैथ डॉट सी num2, मैथ डॉट सी में हमने num2 पास किया। तो num2 में हमने मान लीजिए इनपुट कराया 3.14 हमने इनपुट कराया। फिर उसकी सील वैल्यू क्या होगी, सील वैल्यू वो 3.14 से जस्ट नियरेस्ट उससे बड़ी इंटीजर, तो वो हो गई 4। इसी तरीके से फ्लोर उससे छोटी इंटीजर, तो हो गया 3। फैक्टोरियल ऑफ 5, यहाँ पे हमने फैक्टोरियल ऑफ 5 में num1 पास किया, num1 मतलब 5, तो 5 का फैक्टोरियल 120। एक्सपोनेंशिएशन ऑफ 5 मींस e रेज टू द पावर 5, उसका आंसर यहाँ पे मैथ डॉट exp num1, तो e रेज टू द पावर 5 ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमने पाउ फंक्शन देखा, तो मैथ डॉट पाउ num1 कॉम 5, तो 5 रेज टू द पावर 5 यहाँ पे 3125 आ गया। फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन हमने देखा, मैथ डॉट sqrt, यहाँ पे num1 हमने पास किया, तो 5 का स्क्वायर रूट ये यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद हमने पाई मैथ में मैथ डॉट पाई से डिफाइन है पाइथन में, तो हमने पाई यहाँ पे मैथ डॉट साइन मैथ डॉट पाई बाई 3,
मैथ डॉट पाई बाई 3 मीन्स पाई की वैल्यू 180, 180 बाई 3 60, तो साइन ऑफ 60, तो यहाँ पे साइन 60 का मतलब हुआ √3/2, तो ये √3/2 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। इसी के साथ क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू।